मैं ज्ञान क्लासेस ऑनलाइन चैनल से राजकुमार चौधरी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? प्रमुख जनजातियों के बारे में। जनजातियाँ यानी एसटी। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो जनजाति एसटी में आती है, जैसे मीना, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांसी, कंजर आदि जो जनजातियां हैं एसटी में आती है, उन जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे। बात समझना, जो जनजातियां हैं, क्या है? जनजातियां हैं। ये राजस्थान में जनजातियां कुल जनसंख्या की, राजस्थान में जनजातियां कुल जनसंख्या की 13.5% है। कितनी परसेंट है? 13.5% जनजातियां राजस्थान में निवास करती है। कितनी निवास करती है? 13.5% निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार ये 12.7% ही थी और 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 13.5% है। जो बात करते हैं कि राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति है, राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति है सर्वाधिक जो जनजाति है ये उदयपुर में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? उदयपुर में निवास करती है। ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र यानी उदयपुर में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में सबसे निम्न जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो राजस्थान में सबसे कम जनजातियां बीकानेर में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? बीकानेर में निवास करती है। जबकि सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? उदयपुर में निवास करती है। सबसे कम कहाँ निवास करती है? बीकानेर में करती है। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन है वो अलग प्रकार से पूछ लेता है, एग्जामिनर अलग प्रकार से पूछ लेता है और पूछ लेगा कि राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति या सबसे अधिक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो फिर आएगा बांसवाड़ा में निवास करती है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है? बांसवाड़ा में निवास करती है। और न्यूनतम है जो प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर जो न्यूनतम जनजाति है वो नागौर में निवास करती है। किसमें निवास करती है? नागौर में निवास करती है। एक बार और देख लेते हैं राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान में जनजातियां का प्रतिशत 13.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की पूरी जनसंख्या है उन जनसंख्या में 13.5% जनसंख्या जनजातियों की है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में निवास करती है, यानी लगभग ये भी कह सकते हैं हम राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। राजस्थान में सबसे कम या निम्न जनजाति बीकानेर में निवास करती है। कहाँ करती है? बीकानेर में। जबकि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सबसे अधिक जनजाति बांसवाड़ा में निवास करती है और सबसे कम जनजाति नागौर में निवास करती है। जो जनजातियां हैं,
जनजातियों के संरक्षण देखभाल हेतु राजस्थान में एक संस्था कार्यरत है। राजस्थान में एक संस्था कार्यरत है जनजातियों के प्रोत्साहन उनकी देखभाल करने के लिए एक संस्था कार्यरत है जिसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। कौन सी संस्था है? माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान। शोध संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है, जिसे हेमेलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हेमेलो कहा जाता है। इस शोध संस्थान को क्या कहा जाता है? हेमेलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमेलो कहा जाता है। ये थी राजस्थान की जनजातियों के बारे में कुछ निम्न सी जानकारी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे, मैं बिठा रहा हूँ। बात करते हैं आगे। जो राजस्थान की कुल जनजातियां हैं वो 8 जनजातियां हैं। कितनी जनजातियां हैं? राजस्थान में कुल 8 जनजातियां हैं। मैं लिख देता हूँ। पहली है मीणा, और सर्वाधिक जो मीणा है वो कहाँ निवास करते हैं? सर्वाधिक मीणा करते हैं जयपुर में निवास। कहाँ करते हैं भाई? सर्वाधिक मीणा जयपुर में निवास करते हैं। जबकि दूसरी है भील, और सर्वाधिक भील जो है वो कहाँ निवास करते हैं? उदयपुर में निवास करते हैं। तीसरी है गरासिया। कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति, और सर्वाधिक गरासिया सिरोही में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? सिरोही में। चौथी जनजाति है सहरिया। कौन सी है? सहरिया, और सहरिया जनजाति 12 में निवास करती है। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? 12 में निवास करती है। एक है सांसी जनजाति। कौन सी जनजाति भाई? सांसी जनजाति है, और सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है। किसमें निवास करती है? भरतपुर में निवास करती है। एक है कथोड़ी जनजाति। कौन सी है? कैथोड़ी। ठीक है। और कैथोड़ी जो जनजाति है ये भी उदयपुर में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है भाई? उदयपुर में। एक है डामोर जनजाति। कौन सी है? डामोर जनजाति, और डामोर जनजाति 10 है डूंगरपुर। डामोर 10 है डूंगरपुर में निवास करती है। और लास्ट जनजाति है वो है कंजर जनजाति। कौन सी है? कंजर जनजाति, और कंजर जनजाति सर्वाधिक हाडोती में निवास करती है। हाडोती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है, जो कंजर जनजाति है। अब बात करते हैं, ये 8 जनजातियां हैं राजस्थान में। कुल ये 8 जनजातियां हैं, सभी एसटी में आती है। लेकिन राजस्थान की जो एक जनजाति है जिसे हम सांसी जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सांसी जनजाति कहते हैं। और ये सांसी जनजाति को एससी में रखा गया है। ये भी जनजाति है, भले ही सांसी जनजाति को एससी में रखा गया है, लेकिन ये भी क्या मानी जाती है? जनजातियां मानी जाती है। लेकिन बाकी सभी एसटी में आती है, और ये किस में आती है? केवल एससी में आती है। जो राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे एससी में शामिल किया गया है, और वो जनजाति है सांसी जनजाति। कौन सी जनजाति है? सांसी जनजाति। और इन जनजातियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे, इन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? मीणा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा एक स्थान है ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है भाई? ये ढूंढाड़ क्षेत्र है। और ढूंढाड़ क्षेत्र में पहले
मीनाओं का राज था। किसका राज था भाई? मीनाओं का राज था। और ग्वालियर से एक शासक आया था। कहां से? ग्वालियर से एक शासक आया था जिसका नाम था दुल्हे राय। दुल्हे राय ने 1137 में दौसा में बड़ गुजरों को पराजित कर दौसा में कछवा वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कछवा वंश की स्थापना की थी दौसा में। ठीक है, दौसा में कछवा और कछवा वंश की प्रथम राजधानी किसे बनाया था? दौसा। और फिर इसी दुल्हे राय ने माची को जीत लिया था। माची या मांड कहा जाता है इसे, माची या मांड कहा जाता है, जिसे वर्तमान में रामगढ़ कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? रामगढ़ कहा जाता है, क्योंकि दुल्हे राय ने कछवा वंश की जो कुलदेवी थी उस कुलदेवी की स्थापना मांची में की थी और अपने पूर्वजों के नाम पर इसका नाम बदलकर रामगढ़ रख दिया था। और ये वर्तमान में जमुआ रामगढ़ कहलाती है। और यहाँ पर मीनाओं को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मीनाओं को पराजित कर दिया था। फिर आमेर बनी। कौन सी राजधानी बनी? आमेर राजधानी बनी। कोकिल देव ने आमेर और आमेर में मीनाओं को पराजित किया था। यानी ढूंढाड़ क्षेत्र में प्रारंभ में मीना जनजाति का निवास था। क्या था? और राजस्थान में जो सर्वाधिक मीना निवास करते हैं वो ढूंढाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं और वर्तमान में आमेर जयपुर में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? जो मीना जनजाति है ये राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? मीना जनजाति है। और जो मीना जनजाति है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, ढूंढाड़ क्षेत्र में निवास करती है। और जो सर्वाधिक मीना है वो जयपुर में निवास करते हैं। किस में निवास करते हैं? सर्वाधिक मीना जयपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? जयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक मीना निवास करते हैं। और ढूंढाड़ में कछवा वंश का राज से पहले मीनाओं का ही राज था। एक जो राजस्थान के इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि एक स्थान है अजमेर, जो ये राजस्थान है। मान लीजिए ये राजस्थान है और राजस्थान के यहाँ पर एक स्थान है अजमेर। और इस अजमेर से जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला थी जिसका नाम था काली खो। अजमेर से जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा तक एक पर्वत श्रृंखला थी कालीको पर्वत श्रृंखला। और कालीको पर्वत श्रृंखला में कर्नल जेम्स टोड ने मीनाओं को का प्राचीन स्थान माना है। क्या माना है? कालीको पर्वत श्रृंखला को माना है। किसको माना है? कालीको पर्वत, यानी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीना जाति अजमेर से पूर्वी राजस्थान तक फैली काली खो पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करती थी। किसमें निवास करती थी? काली खो पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करती थी मीना जनजाति। और ढूंढाड़ क्षेत्र में निवास करती थी। सर्वाधिक मीना जयपुर में निवास करते हैं। और जयपुर के साथ साथ ये जो है ये आमेर जो है कहाँ? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर
आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं और उदयपुर अलवर में भी ये निवास करते हैं। कहाँ पे? उदयपुर और अलवर क्षेत्र में सर्वाधिक। लेकिन सर्वाधिक कहाँ पे है? जयपुर में। बात करते हैं कि आमेर, जो आमेर रियासत है, आमेर रियासत में कछवा राजवंश के पहले, कछवा राजवंश के पहले मीणाओं का ही शासन था। किसका शासन था? कछवा राजवंश से पहले मीणाओं का ही शासन था। किसका शासन था? कछवा राजवंश से पहले मीणाओं का ही शासन था। और आज भी सर्वाधिक मीणा जयपुर में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं को आमेर अजमेर की से पूर्वी राजस्थान तक फैली काली को पर्वत श्रृंखलाओं में इनका मूल स्थान माना है। क्या माना है? इनका मूल स्थान माना है। क्या माना है? मूल स्थान माना है। किनका? मीणाओं का। और आमेर में कछवा राजवंश से पहले मीणा जाति का ही निवास स्थान था। बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में करते हैं? इनकी उत्पत्ति के बारे में। मीणा जाति की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो बात समझना, जो मीणा जाति है, मीणा जो शब्द है, मीणा शब्द मीन धातु से बना है और मीन का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मीन का अर्थ होता है मछली। यानी जो मीणा जाति है ये स्वयं को भगवान मत्स्य का वंशज मानती है। जो मत्स्य यानी मत्स्य अवतार लिया था, भगवान कृष्ण ने जो मत्स्य अवतार लिया था, जब भगवान के इस धरती पर जब प्रलय आने वाला था तो भगवान विष्णु मनु के पास आए थे और मनु से कहा था कि मैं इस सृष्टि में प्रलय करने वाला हूँ और तुम जरूरी सामान और वस्तुएं लेकर इसमें बैठ जाओ, जहाँ से बैठ जाओ, फिर मैं प्रलय ला दूंगा। तो मनु ले गया था और उस समय प्रलय लाने के लिए भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और प्रलय ला दिया था और धरती को अपने इसमें धारण किया था मत्स्य अवतार में। और वैज्ञानिकों की माने और शोध के अनुसार भी ये माना गया है कि जब धरती पर प्रलय हुआ था और पानी था, उस समय सबसे पहले जलीय जंतु ही आए थे। तो भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार था उससे मीणा अपनी उत्पत्ति मानते हैं और जो बस भगवान मत्स्य हैं इनसे ही इनका अवतार माना जाता है और इनका ही वंशज माना जाता है। भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतार हो चुके हैं। कितने अवतार हो चुके हैं? 9 अवतार हो चुके हैं। लेकिन भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। यही क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दें कि राजस्थान में, क्वेश्चन है राजस्थान में भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो कल्कि अवतार है, इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? कमेंट में आंसर जरूर दें। और जो भगवान विष्णु के 9 अवतार हो गए हैं, 10वां अवतार कल्कि अवतार है और इनका प्रमुख जो मंदिर है, कल्कि अवतार का प्रमुख मंदिर जयपुर में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो जयपुर में बना हुआ है तथा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने बनवाया था
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बनवाया था कि पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार लिए हैं और जब इस धरती पर पाप अधिक बढ़ जाएगा उस समय भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, घोड़े पर बैठकर तलवार धारण कर अवतार लेंगे और इस पृथ्वी का विनाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे। वही भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार होगा। यानी मीनाओं की उत्पत्ति मीन धातु से हुई है और मीन को कहते हैं मछली, यानी मीना स्वयं को भगवान मत्स्य यानी मत्स्य अवतार, मछली का अवतार में जो भगवान विष्णु ने लिया था उनका अवतार मानते हैं। यानी मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति हुई है, मीनाओं की उत्पत्ति हुई है, मत्स्य अवतार से हुई है। किससे हुई है भाई? मत्स्य अवतार से हुई है। जो मीना जाति है, क्या जाति है? मीना जाति। मीना जाति 2 वर्गों में विभाजित है। जो मीना जाति है ये 2 वर्गों में विभाजित है और जो 2 वर्ग हैं वो है, पहला है चौकीदार मीना। कौन सा है? चौकीदार मीना। एक है जमींदार मीना। एक तो है चौकीदार मीना, एक है जमींदार मीना। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि जो मीना जनजाति है ये 2 वर्गों में विभाजित है, एक चौकीदार मीना है, एक जमींदार मीना है। क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों में से उच्च वर्ग कौन सा है और निम्न वर्ग कौन सा है? तो नाम से पता है चौकीदार। चौकीदार यानी नौकरी करते होंगे, नौकरी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं राजघरानों में, और ये तो जमींदार है। और आपको बताइए कि जो नौकरी लगा हुआ होता है वो तो ऊंचा होता है, नौकरी वाला तो चौकीदार मीना उच्च वर्ग में आते हैं और जमींदार मीना निम्न वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? निम्न वर्ग में आते हैं। जो मीना है, जो मीना है, मीना जनजाति, मीना जो जनजाति है ये 24 खापों में विभक्त है। कितनी खापों में विभक्त है? खापे यानी गोत्र। मीना जनजाति 24 गोत्रों में विभक्त है। मीना लोग मानते हैं कि वो 24 गोत्रों में विभक्त है, लेकिन जब मीना आंदोलन हुआ था उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक जैन गुरु थे, जैन गुरु जिनका नाम था मुनि मगन सागर जी महाराज। एक जैन मुनि थे जिनका नाम था मुनि मगन सागर जी महाराज। और मुनि मगन सागर जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मीना पुराण। कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने? जैन मुनि मगन सागर जी ने एक ग्रंथ लिखा है मीना पुराण। और इस मीना पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? इस मीना पुराण के अनुसार जो मीना जाति है ये 5200 खापों में, कितनी खापों में? 5200 खापों में यानी गोत्र में विभक्त है। 5200 गोत्र में विभक्त है। मीना जाति के लोग मानते हैं कि वो उनकी जो जाति है वो 24 खापों में यानी 24 गोत्रों में विभक्त है। लेकिन एक जैन गुरु है जिन्होंने मीनाओं का पुराण लिखा है, मीना पुराण, गुरु मुनि मगन सागर जी है, और उन्होंने मीना पुराण में इनकी 5200 खापे गोत्र बताई है। और कहा ही नहीं है, इनके बारे में गहन अध्ययन किया है और इन 5200 गोत्रों का उल्लेख भी किया है। हम अपनी जातियों में केवल 2 या 4 गोत्रों से ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन मुनि मगन सागर जी ने कितना अध्ययन किया होगा कि मीनाओं का 5200 गोत्र खापे बता दिए और इनका उल्लेख भी किया। क्या किया? इनका उल्लेख भी किया। इन खापों में जो प्रमुख तो वर्ग होते हैं, एक होते हैं रावत मीना, रावत मीना, और एक होते हैं पड़िहार मीना। कौन सी मीना? पड़िहार मीना। एक तो होते हैं रावत मीना, एक होते हैं पड़िहार मीना। जो रावत मीना है ये हिंदू राजपूतों से संबंधित है। किससे है? हिंदू
राजपूतों से संबंधित, यानी हिंदू राजपूतों से जो उत्पन्न हुए हैं वो रावत मीणा कहलाते हैं। और ये सर्वाधिक अजमेर में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? सर्वाधिक अजमेर में निवास करते हैं। जबकि एक है पडियार मीणा। पडियार मीणा वो है जो मीणा पांडे का, पांडा यानी आप भैंस का बच्चा समझ सकते हो, पांडे का जो मांस खाते हैं वो मीणा पडियार मीणा कहलाते हैं। और ऐसे मीणा बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इनके दो प्रमुख जो गोत्र हैं वो रावत मीणा और पडियार मीणा है। क्या है भाई? पडियार मीणा है। अब बात करते हैं इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं मीणाओं की। ठीक है, मीणाओं की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। बात समझना, जो मीणा जाति है, मीणा जाति है, ये मीणा जाति पितृ सत्तात्मक समाज में निवास करते हैं। मतलब मीणाओं का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है। क्या है भाई? मीणाओं का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है तथा इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है तथा जो मीणा जाति के लोग हैं, मीणा जाति में समझना, मीणा जाति में बहन के पति को बहुत महत्व दिया जाता है। किसको? बहन के पति को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, यानी सम्मान दिया जाता है। बहन के पति को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है, यानी जमाई को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। किन में? मीणाओं में। प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मीणा जाति पितृसत्तात्मक समाज का निर्वाह करती है। किसका निर्वाह करती है? पितृसत्तात्मक समाज का निर्वाह करती है जो मीणा जाति है। मीणा जाति में जो पंचायत होती है, पंचायत का मुखिया, मीणा जाति में जो गांव की पंचायत होती है उस गांव की पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल। अब जो है पटेल वो बहुत प्रमुख बात है क्योंकि गांव में पंच पटेलों का बहुत महत्व होता है। किसका होता है? पंच पटेलों का बहुत महत्व होता है। आज भी गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, गांव में बहुत सी बार किसी जाति का, वंश का हुक्का पानी जो बंद कर दिया जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। और जो जनजातियां हैं, मीणा, भील, गरासिया, इन जनजातियों में से पटवारी, राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवकों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनजातियों में से आते हैं क्योंकि कल्चर के बारे में नॉलेज आप लोगों को ज़्यादा, आप जैसे मान लीजिए आप पुलिस में हो और फोन आ गया कि गांव में मौसर हो रहा है साहब, गांव में मौसर हो रहा है। मौसर का मतलब आप जानोगे नहीं तो कैसे समझोगे कि मौसर क्या है? तो कल्चर का राजस्थान पुलिस, पटवारी और ग्राम सेवक में सबसे अधिक महत्व है और जनजातियों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। जो मीणाओं में सबसे बड़ी पंचायत होती है, सबसे बड़ी जो पंचायत होती है उस पंचायत को 84 पंचायत कहा जाता है। मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत क्या कहलाती है? 84 पंचायत कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? 84 पंचायत मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत कहलाती है तथा मीणाओं के जो कुल देवता है, मीणाओं के कुल देवता बुज देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
मीणाओं के कुल देवता भुज देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भुज देवता कहलाते हैं। जबकि कुल देवी जीर्ण माता कहलाती है। कुल देवी कौन सी कहलाती है? जीर्ण माता कुल देवी कहलाती है। और इनके जो इष्ट देवता हैं, इष्ट देवता जो मीणाओं के इष्ट देवता हैं, वो इष्ट देवता कहलाते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, जिन्हें बाबा गौतमेश्वर भी कहा जाता है। बाबा गौतमेश्वर या गौतमेश्वर धाम जो अरनौत प्रतापगढ़ में स्थित है, भूरे बाबा इनके इष्ट देवता है। तो मीणा जाति है ये पितृसत्तात्मक समाज का निर्वाह करती है। प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मीणा जाति में बहन के पति को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है, मान दिया जाता है। गांव का मुखिया पटेल कहलाता है। मीणा जाति में जो गांव की पंचायत का मुखिया है वो पटेल कहलाता है। इनकी सबसे बड़ी पटेल जो पंचायत होती है वो 84 पंचायत होती है। और इनके जो मुखिया है वो पंच पटेल कहलाते हैं। इनके जो मुखिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पंच पटेल कहलाते हैं। कुल देवता भुज देवता है। कुल देवी जीर्ण माता है। इष्ट देवता भूरिया बाबा है। भूरिया बाबा है। लेकिन बात करने हैं मीणाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवियों की ये पूजा करते हैं। जैसे मीणाओं में जीर्ण माता को भी मानता है, मीणाओं में केला देवी को भी मानते हैं, मीणाओं में भूरिया बाबा को भी मानते हैं। जे माता इनकी कुल देवी है वो केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है करौली में है, त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है। एक त्रिकूट पर्वत जैसलमेर में भी है जहां पर सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। लेकिन केला देवी का मंदिर त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है जहां पर कैलाश है, केला देवी। और केला जो होता है वो बंदर खाता है। बंदर को लंगूर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगूर। और केला देवी का जो मंदिर है त्रिकूट पर्वत पर करौली पर बना हुआ है, वहां पर मीणा व गुर्जर जाति के लोग केला देवी की स्मृति में लांगोरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? लांगोरिया गीत गाते हैं। इनके इष्ट देवता भूरिया बाबा है। कौन से है? भूरिया बाबा है जो अरनौत प्रतापगढ़ में है। इसमें है अरनौत प्रतापगढ़ में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जो मीणा जनजाति है। क्या है? मीणा जनजाति का प्रमुख धार्मिक स्थल, मीणा जनजाति का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो रामेश्वर धाम है। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में स्थित है। और इस रामेश्वर धाम को ही मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। इस रामेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। और जो रामेश्वर धाम है ये चंबल, बनास, वो सीप नदियों की, चंबल, बनास, वो सीप नदियों का जो त्रिकोण संगम है, त्रिकोणी संगम है, संगम पर जो धाम है वहां पर जो मंदिर बना हुआ है रामेश्वर धाम, वो है इनका प्रमुख स्थल है। और इसे ही मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर इन मीणाओं का, यही मीणाओं का कुंभ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? यही मीणाओं का प्रमुख कुंभ कहलाता है। एक है अरनौत प्रतापगढ़, एक मंदिर है अरनौत प्रतापगढ़ में, और मंदिर का नाम है भूरिया बाबा का मंदिर।
भूरिया बाबा का मंदिर है और भूरिया बाबा इनके इष्ट देवता है, आराध्य देवता है। मीणाओं के आराध्य देवता कौन सा है? भूरिया बाबा। ऐसा कहा जाता है कि मीणा जाति के लोग, ऐसा कहा जाता है कि जो मीणा जाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम कभी भी नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा की झूठी कसम मीणा जनजाति के लोग कभी भी नहीं खा जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। क्या है? ऐसी धार्मिक मान्यता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रमुख स्थान कौन सा है? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर है, जिन्हें मीणाओं का प्रयाग या मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। बनास, सीध व चंबल नदी के त्रिकोणी संगम पर स्थित है रामेश्वर धाम, जिनका एक है भूरिया बाबा अरनौत प्रतापगढ़ में मंदिर है जो मीणाओं के आराध्य देवता है, तथा जीण माता इनकी कुल देवी है। क्या है? जीण माता इनकी कुल देवी है और भूरिया बाबा आराध्य देव है। ऐसा कहा जाता है कि मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम कभी भी नहीं खाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मीणा जाति है, मीणा जाति में अनाज भरने की कोठियां, मीणा जाति में जो अनाज भरने की कोठियां है वो ओरी कहलाती है। क्या कहलाती है? वो ओरी। मीणा जाति में जो अनाज भरने की कोठियां वो क्या कहलाती है भाई? ओरी कहलाती है। जबकि जो एक जनजाति है गरासिया जनजाति, और गरासिया जनजाति में जो अनाज भरने की कोठियां होती है वो सोरी कहलाती है। ऐसी गरासिया जनजाति में अनाज भरने की कोठियां सोरी कहलाती है, जबकि मीणा जनजाति में क्या कहलाती है? ओरी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मीणा जनजाति में ओरी कहलाती है। जो मीणा जाति के लोग हैं, क्या है? मीणा जाति के लोग हैं, ये मीणा जाति के लोग, मीणा जाति के जो लोग हैं ये जंगलों में, ये जो जंगलों में घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जंगलों में जो घर बनाते हैं, मीणा जाति के जो लोग जंगलों में घर बनाते हैं, जंगलों में घर, मीणा जाति के जो लोग जंगलों में जो घर बनाते हैं उन्हें मेवा से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवा से कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मेवा से कहा जाता है। तथा इस जाति में मोरनी मांडना, मोरनी मांडना बनाने की परंपरा है। मोरनी मांडना बनाने की परंपरा है मीणा जाति के लोगों में। किसमें है? मीणा जाति के लोगों में मोरनी बनाने की परंपरा है। ठीक है, बात समझना। इनका जो सामाजिक जीवन है, इनका जो सामाजिक जीवन है, इस सामाजिक जीवन में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बाल विवाह प्रचलित है। क्या विवाह प्रचलित है? बाल विवाह प्रचलित है। जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय उनका विवाह कर दिया जाता है, लेकिन विवाह करने के बाद दुल्हन को ससुराल नहीं भेजा जाता है। जब वो जवान हो जाती है फिर गोना किया जाता है। क्या किया जाता है? गोना करने की भी परंपरा है। बाल विवाह की परंपरा है तथा गोना करने की भी परंपरा है। और इनकी एक प्रमुख जो विशेषता है वो है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना एक ऐसी इनकी विशेषता है, मीणा जाति की विशेषता है। ऐसा कहा
कि पति अपने दुपट्टे का कुछ भाग फाड़ कर बड़ी पंचायत के सामने अगर पत्नी को दे दे तो पति पत्नी में संबंध विच्छेद मान लिया जाता है, यानी तलाक मान लिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तो कहते हैं पति द्वारा पत्नी को दुपट्टे का कुछ भाग फाड़ कर देने से संबंध समाप्त मान लिया जाता है। संबंध समाप्त मान लिया जाता है यानी तलाक हो जाता है। और उसी समय एक घटना और होती है कि जो पति जिस पत्नी को दुपट्टे का भाग फाड़ कर देता है उनका जो संबंध समाप्त हो जाता है। फिर वो पत्नी अपने सिर पर गड़ा लेकर चलती है और रास्ते में उसका गड़ा जो भी उतार लेता है वही उसका भावी पति कहलाता है। क्या कहलाता है? भावी पति कहलाता है। इसमें एक और रस्म है, झगड़ा रस्म। मेरा जाति में एक और रस्म है और वो रस्म है झगड़ा रस्म। बात कर समझना कि मीना जाति में अगर कोई पुरुष किसी महिला को भगा कर लेकर आकर उससे विवाह कर लेता है तो पंचायत द्वारा उस पुरुष से झगड़ा राशि वसूल की जाती है, जिसे झगड़ा रस्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जिसे झगड़ा रस्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झगड़ा रस्म कहा जाता है। ये थी मीना जनजाति। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें मीना जनजाति का। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं एक नई जनजाति है, एक छोटी सी जनजाति है जिसके बारे में। और जो जनजाति है वो जनजाति है कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति है? हम दो जनजातियां पढ़ेंगे, एक बड़ी एक छोटी, ताकि 3 क्लासों में समाप्त हो जाए। जनजाति है कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? कंजर जनजाति। बात समझना, कंजर जनजाति। जो कंजर शब्द है, कंजर शब्द कनकाचर शब्द से बना है। इससे कनकाचर या काननचर शब्द से बना है। किससे बना है? कनकाचर या काननचर शब्द से कंजर शब्द बना है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। क्या करने वाला? जंगलों में विचरण करने वाला, यानी ऐसी जनजाति जो जंगलों में विचरण करती है वो जनजाति कहलाती है कंजर जनजाति। ठीक है, कंजर जनजाति कहलाती है। कंजर जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। किसमें निवास करती है? हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ में ये जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। कंजर जो शब्द है ये कनकाचर या काननचर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। कंजर जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में निवास करती है। जो कंजर जाति है, कंजर जाति का मुखिया, कंजर जाति का जो मुखिया, ये बहुत सी बार पूछ लिया गया है, कंजर जाति का मुखिया भी पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजर जाति का मुखिया भी पटेल कहलाता है। जबकि मेराओं में गांव का मुखिया भी क्या कहलाता है? पटेल ही कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल ही कहलाता है। जो कंजर जाति है इनकी जो कुल देवी है, कंजर जाति की कुल देवी चौथ माता है।
कितनी है? चौथ माता इनकी कुल देवी है। ठीक है, जहां पर माघ शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है ये? सवाई माधोपुर में स्थित है और इनकी कुल देवी चौथ माता है, जहां पर माघ शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। तथा इनकी जो इष्ट देवी है, जो कंजर जाति है, कंजर जाति की इष्ट देवी और इनकी इष्ट देवी है रक्त दंती माता। रक्त दंती माता ये सथुर बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सतुर बूंदी में जो रक्त दंती माता है, ये इनकी इष्ट देवी है। क्या है भाई? ये इनकी इष्ट देवी मानी जाती है, जबकि कुल देवी चौथ माता मानी जाती है। माघ शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है सवाई माधोपुर में, जो कंजर जाति का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, इनका कुंभ कहलाता है। कंजर जाति का मुखिया पटेल कहलाता है। ठीक है, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं, कोटा बूंदी और झालावाड़ में निवास करती है। कंजर शब्द कनकाचर या कनकचर से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। क्या करने वाला? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। जो कंजर जाति है, क्या है भाई? कंजर जाति, कंजर जाति के कुल देवता हनुमान जी को माना जाता है। कंजर जाति के कुल देवता हनुमान जी है। और जो कंजर जाति है, ये चोर और अपराधी प्रकार की जनजाति है। चोर व अपराधी जनजाति है और चोरी करने से पूर्व ये अपने कुल देवता व कुल देवी से अनुमति मांगते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। चोरी या अपराध करने से पूर्व कंजर जनजाति के लोग अपने कुल देवता और कुल देवियों से अनुमति मांगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पाती मांगना कहा जाता है। जो कंजर जाति है, कंजर जाति के लोग हाकम राजा व ऋषभ देव जी, हाकम राजा और ऋषभ देव जी, हाकम राजा का प्याला, हाकम राजा का प्याला व ऋषभ देव जी का प्याला पीकर, हाकम राजा व ऋषभ देव जी का प्याला पीकर कंजर जाति कभी झूठ नहीं बोलती है। कभी झूठ नहीं बोलती है। मतलब अगर इनसे सच उगलवाना हो तो हाकम राजा का प्याला पिला दो या ऋषभ देव जी का प्याला पिला दो, और ये पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलती है। जो कंजर जनजाति है, स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग। जो कंजर जनजाति है, कंजर जनजाति के घरों में दरवाजे नहीं होते हैं तथा घर के पीछे खिड़कियां बनी होती है। घर के पीछे खिड़कियां बनी होती है गिरफ्तारी से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? इनके घरों में किवाड़ नहीं होते हैं। इनके घरों में किवाड़ नहीं होते हैं तथा गिरफ्तारी से बचने हेतु
घरों के पीछे खिड़की लगी होती है। घरों में किवाड़ नहीं होती है तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए घरों में खिड़की लगी होती है। जो कंजर जाति के लोग हैं, कंजर जाति में व्यक्ति के मरने पर, कंजर जाति में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, कंजर जाति में व्यक्ति के मरने पर उसे शराब का पान करवाया जाता है। अब आप लोग कहोगे कि मरने के बाद किसी शराब का पान करवाया जाएगा, तो इनमें कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मुंह में शराब डाल दी जाती है और उसके बाद ही इसे जलाया जाता है। ठीक है। जो कंजर जाति है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है जातिगत एकता। कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जातिगत एकता। जो कंजर जाति है ये सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में निवास करती है। कंजर जाति काननचर या काननचर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। इनकी कुल देवी चौथ माता है, इष्ट देवी रक्तदंती माता सतूर है तथा कुल देवता हनुमान जी हैं। ये लोग अपराध करने से पूर्व इष्ट देवता व कुल देवता से अनुमति मांगते हैं, जिसे पांति मांगना कहा जाता है। कंजर जाति के लोग हाकिम राजा का प्याला व ऋषभ देव जी का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है जातिगत एकता है तथा व्यक्ति के मरने पर उसके मुंह में शराब डाल दी जाती है, शराब की बूंदें डाली जाती है कंजर जनजाति में। ठीक है। ये दो जनजातियां हमने पढ़ी, बाकी की जनजातियां अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ज्ञान क्लासेस ऑनलाइन बूंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।